तो हम लोगों का जो कल का सेशन था, कल हम लोगों ने डेफिनेशंस को पढ़ना शुरू किया था और काफी क्रूशियल डेफिनेशंस हम लोगों ने कल कवर कर ली थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो जो लास्ट डेफिनेशन हम लोगों ने कवर करी थी वो थी कंप्लेंट। ठीक है, कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता है वो समझने की हमने कोशिश की। अब आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो बाकी की बची हुई डेफिनेशंस है उनको हम फिनिश ऑफ कर लें। अब देखो वही बात जो मैंने कल भी बताई थी आपको कि हर एक डेफिनेशन बराबर की इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन है जो सो एंड सो है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी, और कुछ ऐसी डेफिनेशन है जिनको आप पढ़ लो एक बार और उसमें बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो कल ही का पैटर्न फॉलो करेंगे, डबल टिक, सिंगल टिक, या फिर उसको ब्लैंक छोड़ने का। ब्लैंक का मतलब है कि वो इतना ज्यादा उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिंगल टिक का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, एक दो बार उसको सही से पढ़ लो, और अगर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है तो उसे अच्छे से समझना। चल, तो आज की जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो है, एक सेकेंड, हाँ, जो सबसे पहली डेफिनेशन है जिससे हम लोग आज शुरुआत करेंगे अपने सेशन की, वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपको याद होगा कल भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इसी इलेक्ट्रॉनिक, ये वाली सबसे पहली जो डेफिनेशन थी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक ये शब्द आएगा ना तो आप एक चीज नोटिस करना, जो डेफिनेशंस हैं वो काफी एक दूसरे से ओवरलैपिंग लगेंगी। मतलब सब जगह कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी, सब जगह ट्रांसमिशन की बात हो रही होगी, तो आप उनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? क्योंकि ये डेफिनेशंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और कभी भी जब भी एग्जाम में कुछ ऐसा लिखने को आए जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा हो, तो आप अपने दिमाग में बस छोटी सी बात की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वो किसी ना किसी तरीके के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में। हम तो आजकल ये सब चीजें होती हुई देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत कठिन नहीं है। अपने दिमाग में एग्जाम्पल रखा करो, जैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं, या फिर हम लोग व्हाट्सएप पे किसी डॉक्यूमेंट को, फोटो को, वीडियो को शेयर करते हैं, ये सब क्या है? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो मोर और लेस जितनी भी डेफिनेशन है ना, वो घुमा फिरा के ऐसी ही कुछ बात कहती है। अगर आप इतनी सी बात लिख दोगे ना एग्जाम में, वो बहुत है, उससे ज्यादा आपको एक एक शब्द को रखने की या याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चल, अब मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोलूंगा इसमें कोई भी टिक नहीं, ठीक है? ये एवरेज कैटेगरी की है, मैं अभी एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, आप उसके नजर मार लेना बाद में एक आध बार, उससे ज्यादा इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में करते हैं इसको, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, सुनते चलिएगा एक बार में, आपको खुद ही समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन, अब सुनिएगा, द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट। अब आप देखो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत है क्या? ये सारी चीज हम व्हाट्सएप पे नहीं करते, मैसेज भेजते हैं, क्या हो गया? वो रिटन हो गया। ऑडियो फाइल भेजते हैं या फोन कर देते हैं, वर्बल हो गया। पिक्टोरियल हो गया जब हम कोई इमेज सेंड कर रहे हैं। वीडियो कंटेंट हो गया जब हम कोई वीडियो भेज रहे हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में आता है। ये तो आपको याद करने की जरूरत है, खुद भी लिख लोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, दोनों शब्दों में कोई खास फर्क नहीं है, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड। अब देखिएगा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा समझने वाला है। वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब यहाँ तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रही है दो इंसानों में हो रही हो। जैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं, तो ये क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहा है। पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा दोनों तरफ इंसान ही हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ कोई मशीन है। ठीक है, जैसे ये देखिए सेकंड पार्ट पढ़िए ब्रैकेट में, और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और फ्रॉम ए पर्सन टू ए डिवाइस, और फ्रॉम ए डिवाइस टू ए पर्सन। मतलब टोटल तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहा है, दोनों तरफ पर्सन बैठा हुआ है। एक सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ मशीन बैठी हुई है, दो मशीनें आपस में एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर रही हैं। वहां पे कोई इंसान नहीं है जो दोनों साइड पे बैठ के उसे सेंड या रिसीव कर रहा हो। जैसे इसका सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लो,
मान लो आपने अपने घर में कैमरा लगा रखा है, आजकल वाईफाई से कनेक्टेड वाले कैमरा आते हैं, और आपने अपने ही क्या नाम है रूम में एक मॉनिटर लगा रखा है या टीवी पे उसको कनेक्ट कर रखा है, जहाँ पे कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको दिखता है। तो अब वो आपने जैसे ही सेटअप कर लिया, अब ये जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, एक है कैमरा और एक है आपकी टीवी स्क्रीन। ये आपस में एक दूसरे के साथ लगातार कम्युनिकेट कर रही हैं। कैमरा लगातार सिग्नल्स भेज रहा है टीवी को कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्या है, दोनों एंड पे क्या है, मशीन्स है। ये भी बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है, दूसरे तरीके का। और तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ मशीन है। इसका एग्जाम्पल देखो, आजकल के सबसे कॉमन जमाने में चैट जीपीटी ले लो। चैट जीपीटी क्या है, एक मशीन ही तो है। आप क्या हो, आप एक इंसान हो। मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बता दो इंडिया का प्रेसिडेंट कौन सा। तो एक तरफ इंसान बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है, बट दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ मशीन। ये भी बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हो रही है, जो रिटन हो सकती है, वर्बल हो सकती है, पिक्टोरियल हो सकती है, अब ये कोई भी वीडियो कंटेंट होता है, वो या तो दो इंसानों के बीच में हो सकता है, या दो मशीनों के बीच में हो सकता है, या फिर एक तरफ मशीन या एक इंसान की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। इसके बाद पढ़ो, बाई मीन्स, यहां पे देखो, बाई मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन, मोबाइल फोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, और अ कंप्यूटर, और ऑडियो वीडियो प्लेयर, और कैमरा, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाई नोटिफिकेशन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रही है, ऑब्वियसली बात है, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो रही होगी। या तो मोबाइल फोन से हो रही होगी, या आप अपने टैबलेट से कर रहे होगे, या फिर हो सकता है आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आज के समय पे तो कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आ गई हैं, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही कहलाए। अब जैसे जैसे नई नई डिवाइस बनती रहती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, अपने अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती रहती है कि इन दो डिवाइसेस के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस डेफिनेशन में गिरेगा। बस सेंट्रल गवर्नमेंट का बस इतना सा रोल है कि नोटिफिकेशन निकालकर ओवर टाइम अपडेट करते रहो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। ये है बेटा आपकी ओवरऑल डेफिनेशन। अब इसमें याद कितना रखना है, याद कुछ भी नहीं रखना। याद बस इतनी सी बात रखनी है, एक लाइन, कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या, जब हम किसी भी डिवाइस के माध्यम से, किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे लिखित रूप में, चाहे मौखिक रूप में, चाहे पिक्चर के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और एक और बहुत पॉइंट याद रखना हो तो इतना रख लो कि वो जो कम्युनिकेशन है दो इंसानों में या दो मशीन में, या फिर एक तरफ इंसान एक तरफ मशीन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। ये हो गए बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी बच्चे, आप ऑल क्लियर सो फार। इंडिविजुअली पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे मैसेज दिख रहे हैं, मेरे मैसेज दिख रहे हैं, आप हो चैट में मैसेज भेज रहे हो तो क्यों नहीं दिखेंगे बेटा। ठीक है। चल, अब देखो अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे मेरे हिसाब से एक टिक लगा लो, दो मत लगाओ, एक टिक लगाओ। ठीक है। अगली जो डेफिनेशन है जे पॉइंट के अंदर, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है, पर स्पेसिफिकली लीगल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया गया है उसको समझ लेते हैं। हाई कोर्ट मींस, इसके टोटल 3 पॉइंट है, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। देखो, किसी भी राज्य के संबंध में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाई कोर्ट क्या है, तो उस राज्य में जो भी हाई कोर्ट काम कर रहा है वही हाई कोर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि हाई कोर्ट क्या है, तो हमें क्या दिखाई देगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, हाई कोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कभी भी किसी राज्य के पर्सपेक्टिव में देखें, तो जो भी हाई कोर्ट है, जो उस राज्य के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो हाई कोर्ट उसके लिए हाई कोर्ट बन जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम कर रहा हो, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ले लो, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब के लिए भी काम कर रहा है, हरियाणा के लिए भी काम कर रहा है। तो चाहे आप हरियाणा के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखो, दोनों के लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा, चंडीगढ़ हाई। ठीक है। तो जब भी किसी राज्य के संबंध में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट का मतलब क्या, तो जो भी हाई कोर्ट उस राज्य में अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने का मतलब उस राज्य में होने वाले केसेस को हैंडल कर रहा है, वो उसके लिए हाई कोर्ट कहलाएगा। ये तो सबसे आसान है, पहला पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है,
इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा। इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय दैट हाई कोर्ट। अब सबसे पहले समझो ये यूनियन टेरिटरी होता क्या है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, हमारा जो इतना बड़ा देश है उसमें जो भी टेरिटरी है, जो भी लैंड है, जो भी क्षेत्रफल है, उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है बेटा। एक कैटेगरी है जिसमें राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे बिहार हो गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, ये सब क्या है, राज्य हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा क्षेत्रफल है, मान के चलिए लगभग 5 से 10% के बीच में, जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है, वो भी क्षेत्रफल हैं, वो भी एरियाज हैं, पर वो किसी राज्य सरकार के अंदर ना होकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। केंद्र सरकार मतलब जो नई दिल्ली में बैठ के सरकार चला रही है, जैसे अभी बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वही कंट्रोल करेगी किनको, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के संबंध में अगर हम लोग कभी भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट का मतलब क्या, तो वही लॉजिक है। जो भी हाई कोर्ट उस यूनियन टेरिटरी के ऊपर अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होगा, वही हाई कोर्ट, बात खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ का एग्जाम्पल है। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, और जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के केसेस भी देखता है। तो चंडीगढ़ के संबंध में देखें तो कौन सा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। ऐसे कोई दूसरी अगर आप यूनियन टेरिटरी उठा के देखोगे, तो उस यूनियन टेरिटरी में जिस भी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बनता होगा, वही उसी का हाई कोर्ट कहलाएगा। लॉजिक वही है, जो राज्य के साथ लॉजिक है, वही लॉजिक यूनियन टेरिटरी के साथ है। बस भाषा का फर्क है, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आमतौर पर बस फर्क इस बात से आ जाता है कि ज्यादातर राज्यों के पास अपने पर्सनल हाई कोर्ट है, पर यूनियन टेरिटरी के संबंध में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो जुरिसडिक्शन होता है, वो ऐसे हाई कोर्ट्स का होता है जो किसी आसपास वाले राज्य में काम कर रहे हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन कई सारे यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है। इसी तरीके से जो हमारा कैलकाटा हाई कोर्ट है, उसका जुरिसडिक्शन कई सारे आसपास वाले यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी यूनियन टेरिटरी का अपने खुद का है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका यूनियन टेरिटरी के संबंध में। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब ये जो तीसरा पॉइंट है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर मैं आपको बता दूं कि अभी आज के समय पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। क्योंकि जो भी क्षेत्रफल है भारत देश का, वो लगभग पहले पॉइंट या दूसरे पॉइंट में ही कवर हो जाता है। या तो वो राज्य की कैटेगरी में आता है, या फिर वो यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आता है। फिर भी बैकअप के तौर पर हमने ये थर्ड ऑप्शन बना रखा है। ये थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इसको समझ, in relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India। अगर इसके अलावा और भी कोई यूनियन टेरिटरी छूट गई है, जहां पे हो सकता है किसी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड ना किया गया हो, ऐसी किसी भी यूनियन टेरिटरी के संबंध में जो भी उस यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होगा, सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होगा, जो सबसे बड़ा कोर्ट है जो क्रिमिनल केसेस देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को छोड़, तो वही कोर्ट माना जाएगा कि वो उस यूनियन टेरिटरी के लिए क्या है, वहां का हाई कोर्ट। पर मैंने जैसा आपको बोला, इस थर्ड पॉइंट की वैसे कोई जरूरत है नहीं। अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज के संबंध में हमने हाई कोर्ट्स के जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर रखा है। जैसे मैंने आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दिया, कैलकाटा हाई कोर्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे हमें थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ती नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी पे ऑफिशियली किसी दूसरे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बन रहा है, तो उस यूनियन टेरिटरी के अंदर ही जो भी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो अपील सुनता है क्रिमिनल केसेस में, वही वहां का हाई कोर्ट, दिमाग में रखने वाली, ठीक है। क्लियर है, आ गया आपको समझ में हाई कोर्ट का मतलब क्या है। किसी भी राज्य के संबंध में वो हाई कोर्ट जो उस राज्य के लिए काम कर रहा है, किसी भी यूनियन टेरिटरी के संबंध में वो हाई कोर्ट जो उस यूनियन टेरिटरी के लिए काम कर रहा है, और आखिरी में अगर कोई यूनियन टेरिटरी छूट जाती है, तो उस यूनियन टेरिटरी में काम करने वाला सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल। बस एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर दो, अभी ऑल क्लियर। क्या सभी लोगों को हाई कोर्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? काफी आसान है। पॉइंट वन पॉइंट टू को अगर आप दिमाग में रखो, उतना भी अगर आप एग्जाम में लिख दोगे, इट इज मोर देन सफ, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग अपनी अगली डेफिनेशन पे, और ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन है, प्यारी डेफिनेशन है। इस पे आप डबल टिक लगाना, दो टिक लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। के अंदर आती है बेटा इंक्वायरी, के अंदर आती है इंक्वायरी की डेफिनेशन।
इंक्वायरी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। और अच्छी बात क्या है, इंक्वायरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बाद तुरंत इसके बाद आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों ही साथ चलती हैं हमेशा, क्योंकि इनको आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना। तो दोनों को आपको समझा देता हूँ बारी बारी। पहले समझो इंक्वायरी का मतलब क्या है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चार शब्द है ना, इनको अपने मन में बिठा। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाई अ मजिस्ट्रेट। ये याद रखो, हाईलाइट कर लेना, बाई अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। बाई अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी तरफ देख के। देखो बेटा, हमारे देश के अंदर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें कई सारी ऐसी स्टेजेस हैं जहां पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपराध किसने किया या कोई भी अपराध किन परिस्थितियों में हुआ। ऐसे कई बार मौका पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एफआईआर लिखवाते हैं हम लोग पुलिस थाने में जाके, तो पुलिस भी इस बात को पता लगाने की कोशिश करती है कि असल में हुआ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि मामला जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाता है, कोर्ट के पास पहुंच जाता है, तो कोर्ट भी पता लगाने की कोशिश करता है कि असल में दोषी है कौन। इनफैक्ट अगर हम लोग सच्चाई देखें तो पूरा जो क्रिमिनल केस चलता है कोर्ट के सामने, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली तारीख से लेके आखिरी तारीख तक हमारी कोशिश सच पता लगाना ही तो है कि असल में अपराध किया किसने, अगर अपराध हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है। यही सवाल हमारे घूम फिर के रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं जहां पे हम सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अलग अलग नाम दे दिए। क्या दे दिए हैं? अलग अलग नाम दे दिए हैं। क्या है वो अलग अलग नाम? जो पुलिस करती है बेटा, ध्यान से सुन लो, मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी भले ही हम लोग डेफिनेशन में पहुंचे नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, पर जो पुलिस करती है उसे हम लोग कहते हैं आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन। क्या करते हैं, कहते हैं बेटा इन्वेस्टिगेशन। कौन करता है? पुलिस करती है। और जो कोर्ट करता है या फिर जो मजिस्ट्रेट करता है, देखो मजिस्ट्रेट या कोर्ट दो चीजें करते हैं। वो इंक्वायरी भी करते हैं, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, और वो ट्रायल भी चलाते हैं। ये दोनों चीजें देखने में बहुत सिमिलर लगेंगी, दोनों का पर्पस भी सेम है, सच्चाई पता लगाना, पर दोनों को हम लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ट्रायल शुरू होने से पहले जो भी कुछ मेहनत करी जाती है कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको हम आमतौर पर इंक्वायरी के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? इंक्वायरी के नाम से। और एक बार जब केस शुरू हो गया, जो मैं आपको कल बता रहा था, कहानी सुना रहा था कि चार्ज फ्रेम हो गए किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो जिस नाम से जानी जाती है, वो इंक्वायरी के नाम से नहीं जानी जाती। उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रायल। क्या बोलते हैं? ट्रायल। तो इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी वो है जो एक मजिस्ट्रेट करता है या फिर जो कोर्ट ऑफ लॉ करता है, पर उसमें ट्रायल कवर नहीं होता। ट्रायल अलग चीज। ठीक है, वही ये एग्जैक्टली डेफिनेशन कहने की कोशिश कर रही है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाई अ मजिस्ट्रेट। और तो इंक्वायरी का मतलब क्या? इंक्वायरी हमेशा कौन कंडक्ट करेगा? या तो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। और वो हमेशा ट्रायल से अलग। ट्रायल भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही चलाएगा, पर ट्रायल अलग है, इंक्वायरी। ट्रायल से पहले जो भी कुछ हो रहा है वो इंक्वायरी है, और एक बार केस शुरू हो गया तो फिर ट्रायल है। मतलब चार्ज एक बार फ्रेम हो गया, आर्ग्यूमेंटेशन वगैरह अगर शुरू हो गए, एविडेंसेस वगैरह लेना देना हमने शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रायल। ठीक है, आगे बात समझ में? दिस इज इंक्वायरी। अब इसके तुरंत बाद जो अगली डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन का मतलब। कि इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन को समझ। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स। ध्यान से देखना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। अब सुनिएगा, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हाईलाइट करते चलना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर, जैसा मैंने आपको बताया, और बाई एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। और बाई एनी पर्सन
other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Who is authorized, इस authorized को अंडरलाइन कर लेना, authorized by a magistrate in this. अभी मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं, तो आसान भाषा में तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि किसी भी केस के रजिस्टर होने के बाद, किसी भी एफआईआर के लिखने के बाद, जो पुलिस की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, लोगों की गवाहियां वगैरह लिखी जाती हैं, इन सारे प्रोसेसेस को हम किस नाम से कह लेते बुलाते हैं? इन्वेस्टिगेशन के नाम से। यही जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसी के रिजल्ट को वो कहाँ लिखती है? चार्जशीट के अंदर, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, पुलिस रिपोर्ट के नाम से जैसे जानते हैं। ठीक है? तो पुलिस जो करती है वो आमतौर पर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने आपको बताया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पुलिस के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो शायद इन्वेस्टिगेशन कर सके, पर वो किसी भी सूरत में मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा मैंने पिछली डेफिनेशन के अंदर आपको समझाया, अगर वो मजिस्ट्रेट है और अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ है, तो अगर वो कोशिश कर रहा है सच्ची सच्चाई पता लगाने की, तो उसको हम इंक्वायरी बोलेंगे या फिर ट्रायल बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते। तो इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस वाला करेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति करेगा जो खुद मजिस्ट्रेट नहीं है या कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है दूसरा, जो पुलिस वाला नहीं है, उसको ऑथराइज मजिस्ट्रेट नहीं किया, उसको ऑथराइज मजिस्ट्रेट नहीं किया, या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं किया हो। ऐसा हो सकता है। जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल, मानो कोई भी केस हुआ, ठीक है, कोई भी एक्सवाइजी केस हुआ, उसके बारे में एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद जो वहां की लोकल पुलिस थी, उसने उसके बारे में प्रोसीजर को इनिशिएट कर दिया, एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने की कोशिश करी, गवाही वगैरह लेने की कोशिश करी। तो हमें पता है क्लियर कट कि पुलिस ये जो भी कुछ कर रही है उसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे ही बोलेंगे। अब मानो पुलिस के खिलाफ शिकायत पहुंचती है मजिस्ट्रेट के पास कि पुलिस वालों ने पैसे खा लिए, या पुलिस वाले सही से काम नहीं कर रहे, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आ गए, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं। तो कहने का मतलब है कोर्ट ऑफ लॉ का पुलिस से भरोसा उठ गया है, मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस पे भरोसा नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल का सहारा ले, जो एक स्पेशलिस्ट बंदा हो, उसको ऑथराइज कर दे कि भाई इस केस की इन्वेस्टिगेशन आप करो। तो वो जो एक्स वाई जी बंदा है, वो खुद मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, या खुद कोर्ट ऑफ लॉ का जज नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया कि भाई आप जाके करो, प्रक्रिया को करो, एविडेंसेस वगैरह को कलेक्ट करो, तो वो जो व्यक्ति करेगा उसे भी हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से ही जानते हैं। आगे बात समझ में? तो इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर करता है एक पुलिस वाला, पर जरूरी नहीं है कि केवल पुलिस वाला ही करे। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मजिस्ट्रेट या जज नहीं है, पर जिसको ऑथराइज किया हुआ है मजिस्ट्रेट ने या जज ने, वो भी अगर कोई प्रक्रिया कर रहा है किसी केस के संबंध में, तो उसे भी हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से कहते हैं, बुलाते हैं। ठीक है? अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है इसी डेफिनेशन के अंदर, इसको और पढ़ लो। वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ए स्पेशल एक्ट, ये स्पेशल एक्ट को हाईलाइट कर लेना बेटा। Where any of the provisions of a special act are inconsistent with the provision of this Sanita, the provision of the special act shall prevail। अब देखो, इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है, और कोई रिलेशन नहीं है डेफिनेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को स्किप भी करना चाहो तो कोई फर्क नहीं। एक्सप्लेनेशन कह क्या रहा है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। हमारे बीएनएसएस के अंदर एक प्रक्रिया बताई गई है, हर चीज की एक प्रक्रिया है। ABCDEFGHI, आपको ये स्टेप्स लेने हैं। जैसे एफआईआर लिखने के बाद क्या होगा, किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, एविडेंस कलेक्शन कैसे होगी, गवाही कैसे की जाएगी, चार्जशीट कैसे फाइल होगी, सबका अपना प्रोसीजर। ठीक है? पर बीएनएसएस जनरल स्टैट्यूट है। आमतौर पर कोई भी अपराध होता है हमारे आईपीसी के अंदर, अब या फिर जो अब नया कानून आ गया है बीएनएस के अंदर, वो सब में जो प्रक्रिया लगेगी वो वही लगेगी जो बीएनएसएस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और कई बार दोस्तों कई स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं। स्पेशल स्टैट्यूट्स मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए। जैसे एक कानून का आपने नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सुना है? अभी केजरीवाल जी का जब इश्यू चल रहा था तो कितना हाईलाइटेड वो केस था।
कई टेररिज्म से रिलेटेड स्पेशल स्टैट्यूट्स बना रखे हैं, जिनके अंदर हो सकता है अपनी अलग प्रक्रिया बता रखी हो। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें काफी ऐसे प्रोविजन है, काफी ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें प्रक्रिया बता रखी है, जो प्रक्रिया बहुत अलग है उस प्रक्रिया से जो बीएनएसएस के अंदर बता रखी है। अरेस्ट करने के संबंध में, एविडेंस कलेक्शन करने के संबंध में, बेल के संबंध में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट। तो कभी भी बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी भी चीज के बारे में प्रावधान बनाए गए हैं बीएनएसएस के अंदर अलग और उस स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर अलग, और केस की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि वो स्पेशल स्टैट्यूट लग रहा है, जैसे कि करप्शन का केस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा वही प्रोसीजर फॉलो होगा बेटा जो स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर लिखा गया है, ना कि जो हमारे बीएनएसएस में लिखा। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई स्पेशल कानून पिक्चर में आ जाए और उसके अंदर प्रक्रिया अलग हो तो वही प्रक्रिया मानी जाएगी जो उस स्पेशल कानून के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो फटाफट से 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर देता हूं कि हमने इंक्वायरी की डेफिनेशन में और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है और दोनों में क्या फर्क। जहां तक इंक्वायरी की डेफिनेशन की बात है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो एक मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के द्वारा की जा रही है, जो ट्रायल नहीं है, उसे हम इंक्वायरी के नाम से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो इस बीएनएसएस के अंदर फॉलो की जाती है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसको हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। या फिर पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जो खुद मजिस्ट्रेट या जज नहीं होना चाहिए, पर हो सकता है कि उसको ऑथराइज किसी मजिस्ट्रेट या फिर जज ने किया हो किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को भी हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाने। ठीक है, क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाइट टाइप कर दो, आगे ऑल्सो क्लियर। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बेटा सच पता लगाना कि हुआ क्या है। कि नॉन कॉग्निजेबल केस के डिस्कशन बीच में कहां से आ गया उसका कोई लेना देना नहीं है अभी श्रद्धा। मिक्स मत करो टॉपिक्स को। हाँ, इस पे डबल टिक करना है, दोनों पे ही डबल टिक करना है, इंक्वायरी पे भी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी बेटा दो डेफिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली डेफिनेशन पे, एम के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, एक लगा लो, एक टिक लगा लो, एक से ज्यादा मत। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है इसको समझोगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अगर केवल इतना भी हाईलाइट कर लोगे ना इस पूरी डेफिनेशन में, आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो डेफिनेशन है वो केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऐसी कानूनी प्रक्रिया, सुनिएगा मेरे ध्यान से बहुत, कोई भी ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसके अंदर एविडेंस या तो कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस समझते हैं ना, एविडेंस या तो कलेक्ट किया जा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस प्रक्रिया के अंदर एविडेंस कलेक्ट किया जाए, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये ओथ के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है? ओथ के आधार पर हो रहा है। अब ये ओथ क्या होती है, कई बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज होता है। देखो, ओथ का मतलब होता है कोई भी अफर्मेशन, जिस अफर्मेशन के अंदर आप कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस करते हो कि आप जो भी कंडक्ट कर रहे हो, या मतलब जैसे मौखिक रूप में आप कुछ बता रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, वो जेन्युइन है, वो ऑथेंटिक है, आपने उसके साथ कोई भी बदमाशी नहीं की। ये जो पूरी अफर्मेशन है इसको हम ओथ के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति ओथ के अंदर रहते हुए किसी भी एविडेंस को देता है या दे सकता है किसी भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, तो उस कानूनी प्रक्रिया को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के नाम से। ठीक है, तो बस ये चार शब्द याद रखने हैं। एविडेंस, लीगली टेकन ऑन ओथ, एविडेंस है जो कानूनी रूप से ओथ के अंदर लिया जा रहा है, बस। इससे ज्यादा और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब देखो अगली डेफिनेशन, देखो एन के अंदर लोकल जुरिस्डिक्शन।
लोकल जुडिक्शन के इसमें भी एक ही टिक लगाओ, एक टिक से ज्यादा मत लगाओ। डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या कह रही है पहले रीड आउट कर देता हूँ। लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया, ये शब्दों को याद रख लो आप। लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज all or any of his powers under this Sanhita. And such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government by notification specify. तो आधे बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि क्या बात हो रही है। देखो बहुत बेसिक सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, हमारा इतना बड़ा देश है, कितना विशाल देश देश है, कितनी बड़ी टेरिटरी है, कितने सारे राज्य हैं। अब हमने इतने सारे कोर्ट्स बनाए। एक कोर्ट है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, कई सारे कोर्ट्स हैं जिन्हें हम हाई कोर्ट बोलते हैं, फिर उसके नीचे कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो हमने इतने सारे कोर्ट्स बना दिए हैं, अब हमें उनके बीच में क्लैश ना हो, ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। क्लैश ना हो मतलब ऐसा ना हो कि एक ही केस दो कोर्ट के पास जा सकता हो, ऐसा भी तो ठीक नहीं है। क्लैश हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, मानो एक ही केस दो कोर्ट चला रहे हैं, दोनों का फैसला एक दूसरे से खिलाफ आ रहा है और डबल मेहनत हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि किसी भी देश के अंदर जो भी हमने कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया है, उन सभी की जो जुरिस्डिक्शन है वो क्लियरली डिफाइंड हो। और यहाँ पे जो हम जुरिस्डिक्शन की, वैसे तो कई प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है, पर यहाँ पे जिस जुरिस्डिक्शन पे हमारा फोकस है वो टेरिटरी से जुड़ी हुई जुरिस्डिक्शन, क्षेत्रफल से जुड़ी हुई, एरिया से जुड़ी हुई। जैसे बोलते हैं ना कि इस एरिया के ऊपर मेरा जुरिस्डिक्शन, इस गली से लेके उस गली तक के ऊपर मेरा जुरिस्डिक्शन है। ये कौन सा है? इसे किस नाम से बुलाते हैं हम लोग बीएनएसएस के अंदर? लोकल जुरिस्डिक्शन के नाम। तो जब भी लोकल जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेशन यूज किया जाए तो आप समझ जाना किसी मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के संबंध में बात हो रही है, और ये समझाने की कोशिश हो रही है कि वो कौन सा एरिया है जिस एरिया के ऊपर कोई भी फलाना कोर्ट या फिर कोई भी फलाना मजिस्ट्रेट अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। तो जैसे अगर मैं मजिस्ट्रेट हूं, या मानो आपको आपकी कल को नौकरी लग जाए, आप मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए पूरी इंडिया के लिए। आपका एक स्पेसिफाइड एरिया होगा, उस स्पेसिफाइड एरिया में कोई भी क्राइम आ रहा है, वो केस आपके पास आए, तो वो जो स्पेसिफाइड एरिया है उसको आपके संबंध में हम क्या बोलेंगे? लोकल जुरिस्डिक्शन। अब सवाल ये होता है कि लोकल जुरिस्डिक्शन डिसाइड कौन करता है? लोकल जुरिस्डिक्शन डिसाइड करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे डिसाइड करती है? नोटिफिकेशन निकालकर। मैंने आपको ये बात तो बताई थी पहली क्लास में कि जो सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी कोई फैसला लेती हैं वो क्या करती है? नोटिफिकेशन निकालती है, ऑफिशियल गैजेट। ठीक है। अब जैसे हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पूरे राज्य के ऊपर हो सकता है, पूरा राज्य कवर कर लेगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पूरे राज्य को कवर कर लेगा। पर वहीं कोई छोटा सा कोर्ट होगा या छोटा सा कोई मजिस्ट्रेट होगा, उसका एरिया हो सकता है केवल 3 4 5 10 किलोमीटर का हो। तो दोनों के संबंध में जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो होगा लोकल जुरिस्डिक्शन। तो लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्रफल जिसके संबंध में कोई भी कोर्ट या कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है, जिसको डिफाइन किया गया है किसने? किसने डिफाइन किया उसको? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे किया है? नोटिफिकेशन निकालकर, ऑफिशियल गैसेट। ठीक है, आगे बात समझ में? अभी ऑल क्लियर? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लोकल जुडिक्शन की डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई है? ओथ का बेटा कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, हमें ओथ के कॉन्सेप्ट से लेना देना है। ओथ दिलवाई कैसे जा रही है उससे हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओथ का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा कोई अफर्मेशन जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति ये प्रॉमिस करता है कि वो जो भी कर रहा है वो जेन्युइनिटी के साथ। ठीक है, चल ये हो गए बेटा आपके दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब आप याद करो, कल की क्लास में, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन पढ़ी थी। याद है कि भूल गए? याद है? क्या था कॉग्निजेबल केस बेटा? कॉग्निजेबल केस एक ऐसा केस था जिसके अंदर आप क्या मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता था। याद है? यही हमने बताया था।
अब उसी का उल्टा कर दो, कल ही मैंने आपको बता दी थी वैसे तो ये दोनों डेफिनेशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक पुलिस वाला डायरेक्टली बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट करने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब पहले उसे जाना पड़ेगा एरिया मजिस्ट्रेट के पास, और उस एरिया मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और एरिया मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होकर जब वारंट जारी करेगा तब उस वारंट के आधार पर वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर। ठीक है, ये तो आप क्लियर है। तो कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, जो आमतौर पर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो सिचुएशंस होती हैं जो आमतौर पर हल्के ऑफेंसेस होते हैं, जहां पर पुलिस वाले को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत है। ठीक है, इस पे भी आप एक टिक लगा लो, नॉन नॉन कॉग्निजेबल दो लगा लो, कोई दिक्कत, इजी है। अब आओ अगली डेफिनेशन पे, पी, नोटिफिकेशन। इस पे कोई टिक मत, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ये तो मैं आपको 10-15 बार बता चुका हूँ पहली क्लास से। जब भी सरकार कुछ भी अपना कदम उठाती है, कोई भी फैसला लेती है, तो वो अपनी एक किताब जिसको हम ऑफिशियल गैजेट के नाम से जानते हैं, आज के समय पे तो वो डिजिटल हो गई है, पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, उसमें नोटिफिकेशन पब्लिश करती है, एक तरीके का लिखा जाता है उसके अंदर कि सरकार क्या फैसला ले रही है। आप गूगल पे भी सर्च मारोगे ना, ऑफिशियल गैजेट ऑफ एनी गवर्नमेंट यूपी का सर्च मारो, आपको वो वेबसाइट खुल जाएगा और आप देख सकते हो कि यूपी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं पिछले कुछ दिन। ठीक है, चलो, पर इसमें डेफिनेशन के पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। अब आते हैं अगली डेफिनेशन पे, जो ऑफेंस की डेफिनेशन। ऑफेंस की बड़ी अटपटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, थोड़ी सी अटपटी आपको लगेगी। चलो, क्या कहती है ऑफेंस की डेफिनेशन, इस पे आप एक टिक लगा लो, सिंगल टिक लगा लो, ठीक है, या डबल टिक लगा लो, कोई बात नहीं, डबल। इजी है, जो समझने वाला पार्ट है वो इजी है। ऑफेंस मीन्स, अब सुनिएगा, एनी एक्ट, हाईलाइट कर लेना बेटा, एनी एक्ट और omission मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अभी बस इतना पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और omission मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अपराध, ऑफेंस, ये शब्द हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी घटना के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में? जब कोई एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कृत्य, कोई भी पॉजिटिव एक्शन करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चांटा मारा, तो ये क्या है? एक्ट है। पर क्या केवल एक्ट ही अपराध बन सकता है? ऐसा नहीं है। एक और तरीका होता है अपराध करने का, उसे हम बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं? ओमिशन। ये जो लिखा हुआ है इसको आप हाईलाइट जरूर कर लेना। ओमिशन मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी चीज को करना आपकी जिम्मेदारी है, पर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, और उस जिम्मेदारी को ना निभाने की वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम मानेंगे कि आपने अपराध किया है। कैसे किया है? ओमिशन के माध्यम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को चांटा मारा, तो मैंने एक्ट किया और एक ऑफेंस किया। वहीं दूसरी तरफ मानो मेरा 6 महीने का छोटा सा बच्चा है, और पिता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको खाना दूं, और मैंने उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया। जैसा भी यूएस में पता नहीं कहाँ पे एक केस भी था, मैं देख रहा था, उसमें वो वेकेशन बनाने चली गई थी उसकी माँ, उसको बच्चे को अकेला छोड़कर घर पे। तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बच्चे का ध्यान रखना, और आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई है, उसको और कोई नुकसान होगा। तो यहाँ पे ओमिशन के माध्यम से आपने क्या किया है? आपने अपराध किया है। पर केवल एक्ट कर देना या केवल ओमिशन कर देना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए, अपने आप वो अपराध नहीं बन जाता। इस बात पे बड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को मैं जो कह रहा हूँ। केवल कोई एक्ट कर देना जिससे दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो गया है, या कोई ओमिशन कर देना जिससे दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो गया है, वो काफी नहीं है ऑफेंस को जन्म देने के लिए। ऑफेंस बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जो आपने एक्ट किया या वो जो आपने ओमिशन किया, वो किसी ना किसी कानून के द्वारा जो हमारे देश में लागू होता है उस समय पर, जब वो एक्ट किया गया या जब वो ओमिशन किया गया, कोई ऐसा कानून है हमारे देश में जो लागू होता है उस समय पर, जो ये कहता है कि उस एक्ट को करना पनिशेबल है, मतलब उस एक्ट को करने के लिए आपको सजा दी जाएगी, या फिर उस ऑमिशन को करने के लिए आपको सजा दी जाएगी। ऐसे कानून का होना जरूरी। कई ऐसी स्थितियां हैं कि आपके कुछ करने की वजह से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे,
फिर भी वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको गलत बताता। कानून का होना जो ऐसी चीज को पनिशेबल बताए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऑफेंस कोई भी ऐसा एक्ट है या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन है जिसको किसी कानून के अंदर, जो कानून लागू हो रहा है उसके अंदर पनिशेबल बता। ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, जैसे थेफ्ट हो गया, या किसी को हर्ट पहुंचाना हो गया, या किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना हो गया, रॉबरी करना हो गया, रेप करना हो गया, डकैती करना हो गया। ये सारे क्या हैं? ऐसे कृत्य हैं जिनको हमारे कानून के द्वारा पनिशेबल बताया गया। तो आप अगर उनमें से किसी भी चीज को करोगे तो हम क्या कहेंगे? आप एक ऑफेंस कमिट। वैसे सच बात बताऊं, आपको केवल इतनी ही डेफिनेशन समझनी है, इतनी ही याद रखनी है। बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल बेकार का है, और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बीएनएसएस नया कानून बना रहे हैं तो इस वाली चीज को हटा देंगे, पर पता नहीं क्यों नहीं हटाया। फिर भी पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है तो ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास। एक कानून है हमारे देश के अंदर लागू होता है जिसका नाम है कैटल ट्रेसपास एक्ट। उसका जो सेक्शन 20 है, उसके अंदर अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल की जाती है और ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर हम ये मान सकते हैं कि उसने इस कानून का उल्लंघन किया है, तो उसको भी हम ऑफेंस के नाम से बुलाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर तो कैटल ट्रेसपास एक्ट में ऐसा खास क्या है? तो ऐसे तो बाकी के कितने सारे कानून हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया? जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का नाम क्यों नहीं लिखा हो गया यहाँ पे? टेररिज्म को किसी एक्ट का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? उसका कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको बस याद रखना है इतनी सी बात, वैसे याद रखना भी जरूरी नहीं है, कि ऑफेंस की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 20 का, कौन से कानून के? कैटल ट्रेसपास एक्ट के। याद होता है रखो, नहीं होता है भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस इतनी बात कभी मत भूलना कि ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जो किसी भी कानून के द्वारा जो लागू होता है उस समय पर पनिशेबल बताया, पनिशेबल बताया गया। दिस इज वेरी, ठीक है। क्लियर है क्या आप सभी लोगों को? एक बार यस टाइप कर दो ऑफेंस की डेफिनेशन, अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो। ठीक है, बहुत ही जल्द हमारा होने वाली है डेफिनेशन। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो लगभग हमने सारी कवर कर ली, एक दो और बची हैं बस। चलो आ जाओ, आज खत्म करेंगे, ठीक है, आज खत्म करके ही जाएंगे डेफिनेशन को, बहुत ज्यादा लंबा खींचना सही नहीं है। चलो अगली डेफिनेशन पे आ जाओ। अब आओ आर नंबर की डेफिनेशन। अगली जो डेफिनेशन है हमारी, उसका टाइटल है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं बीएनएसएस के, वहां पे स्पेसिफिक पावर दे रखी है। किसको दे रखी है? इसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। तो जब तक आप इसका मतलब नहीं समझोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि पावर मिल किसको रही है। तो इसके आगे आप एक टिक लगा लो, सिंगल टिक लगा लो। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness, highlight करते रहना बेटा, unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank, इसको हाईलाइट कर लो, next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so। ठीक है, तीन पार्ट में है, बारी बारी से मैं समझा देता हूं। देख, जब भी आपको समझना हो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो एक स्पेसिफिक पोस्ट है जिसका नाम होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में आपने कई बार रिपीट करते हुए सुना होगा, SHO। सुना है ना? SHO पुलिस में एक पद होता है जो काफी हाई रैंक माना जाता है। ये जो SHO साहब हैं हर एक थाने में एक होते हैं, और इनके ही अंडर आता है वो पूरा थाना। वो जो पूरा पुलिस स्टेशन है इनके ही कंट्रोल में आता है। आप याद करो, आपने अगर वो अजय देवगन वाली मूवी देखी है सिंघम, जितना मुझे याद है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ही वॉज द SHO ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, जिसमें वो जो विलेन है वो बदमाशी दे रहा होता है, साइन करने नहीं आ रहा होता। समझ रहे हो?
तो सबसे पहले नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, ऑफिसर से, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जब भी बात होती है, एसएचओ साहब, स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मानो जो हमारे एसएचओ साहब हैं, जो असल में थाने के हेड हैं, वो छुट्टी पे गए हुए हैं, या फिर वो बीमार पड़ गए हैं, या कोई और कारण है, उनकी बेटी की शादी है, जो भी है, कि वो अवेलेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने। तो हमारी ये जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ऐसी स्थिति में जो भी उनका जस्ट जूनियर है, मतलब एसएचओ से जो, एसएचओ तो सबसे हाईएस्ट पद है थाने के लेवल पे, उससे जो सबसे नेक्स्ट बंदा जो है सीनियोरिटी में, वो ऑटोमेटिकली इस नाम से बुलाया जाएगा। किस नाम से बुलाया जाएगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नाम से, जब तक हमारे एसएचओ साहब बिजी हैं या बीमार। ठीक है। पर एक बात याद रखना, कभी भी कांस्टेबल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं कहलाएगा। कांस्टेबल, कांस्टेबल के पद से ऊपर होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, चलेगा। कांस्टेबल कभी भी इस पद को होल्ड नहीं कर सकता। किस पद को? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। नॉर्मली कौन करेंगे? एसएचओ साहब करेंगे, और एसएचओ साहब नहीं है तो उनका जो भी नेक्स्ट जूनियर है वो करें। अगर नेक्स्ट जूनियर इनका कांस्टेबल है तो वो कांस्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है। ये नॉर्मल क्रोनोलॉजी है। और आखिरी में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी केस को हैंडल करने के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को उस थाने के संबंध में ये पद दे सकती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। देखो समझ लो, पहले हमने क्या कहा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन है? एसएचओ साहब। एसएचओ साहब नहीं है तो नेक्स्ट जो जूनियर बंदा है वो, बस कांस्टेबल नहीं होना चाहिए। पर तीसरे नंबर पे हम कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस थाने में से किसी को भी ये वाला पद दे सकती। अगर एसएचओ साहब नहीं है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन बना फॉर द टाइम भी, जब तक एसएचओ साहब नहीं, बस वो कांस्टेबल नहीं। ठीक है। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, मैं एसएचओ, मैं छुट्टी पे हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट जूनियर बंदा है उसका नाम है अनिल फॉर एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं नहीं हूं तो अनिल बनना चाहिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और मानो वो इंस्पेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेबल तो है नहीं। पर मानो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अनिल ना बने, अनिल से भी एक जूनियर जूनियर बंदा है अजय, अजय बन जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती। बाई डिफॉल्ट तो वैसे अनिल बनना चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अजय को भी बना सकती, ये उसकी मर्जी। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में। ये बेटा होता है हमारा डेफिनेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। इसकी अगली डेफिनेशन है प्लेस। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप एक भी टिक मत लगाओ। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। जब भी हम ये प्लेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, आमतौर पर हिंदी में प्लेस का मतलब होता है जगह, किसी जगह की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो हमारे बीएनएसएस में प्लेस कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक घर की बात हो रही हो सकता है किसी टेंट की बात हो रही हो सकता है किसी बिल्डिंग की बात हो रही हो सकता है किसी व्हीकल की बात हो रही हो, किसी गाड़ी ट्रक किसी की भी बात हो रही हो सकता है किसी वेसल की बात हो रही हो, किसी शिप की बात हो रही हो, किसी पनडुब्बी की बात हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है प्लेस की, पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते। ठीक है। अब इसके जो अगली डेफिनेशन है वो है पुलिस रिपोर्ट। आपको याद होगा कल हमने पुलिस रिपोर्ट की चर्चा की थी थोड़ी। टी जो है, पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ये बात याद रखना। फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 19। ठीक है, तीन बातें, तीनों को पॉइंट बाय पॉइंट समझ। वैसे आसान भाषा में अगर समझाएं तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है, कि मानो पुलिस के पास कोई एफआईआर आई, उस एफआईआर के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन के जो भी रिजल्ट हैं, जब उन रिजल्ट्स को वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखकर मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज रहे होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या बुलाते हैं? पुलिस। ठीक है। और अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो पुलिस रिपोर्ट क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पुलिस वाला भेज रहा है, किसके पास? मजिस्ट्रेट। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, प्रोविजन कहाँ पे बनाया गया है? हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 के अंदर। अभी आपको सेक्शन 193 या सबसेक्शन 3 पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग में उसको रख, क्योंकि यही प्रावधान है जो जिम्मेदारी सौंपता है
उस पुलिस रिपोर्ट को हैंड ओवर करने की मजिस्ट्रेट के पास, किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को, हमारे सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 के। ठीक है, बस इतनी सी बात। अभी ऑल क्लियर? पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन, पुलिस रिपोर्ट में भी आप कोई टिक मत लगाओ, चाहो तो एक लगा लो, उससे ज्यादा मत लगाना। ठीक है, अब एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, अभी ऑल क्लियर? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, प्लेस की डेफिनेशन समझ में आ गई, पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये छोटी छोटी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कांस्टेबल को बनाना चाहे ऑफिसर, अरे क्यों बनाना चाहेगी भाई कांस्टेबल को? वैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन उठता नहीं है, वैसे बनाना चाहेगी, क्यों बनाना चाहेगी? अब सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कांस्टेबल नहीं बन सकता तो नहीं बनाएगी। ठीक है। अब देखो अगली डेफिनेशन, देखो यू के अंदर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कोई टिक वगैरह मत लगाना। पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। अब देखो, पुलिस स्टेशन जब भी हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें अंदर घुस रहे हैं तो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जैसे हमने मूवीज में देखा है, वो हमारे पिक्चर आती है। आमतौर पर पुलिस स्टेशन ऐसा ही होता है, आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में। पर जरूरी नहीं है कि पुलिस स्टेशन ऐसा ही हो। ऐसा हो सकता है कि एक टेंट लगा हो टेम्परेरी सा, और उसके नीचे दो पुलिस वाले बैठे हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा, डिपेंड है कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है। तो पुलिस स्टेशन कोई भी ऐसी जगह है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित किया हुआ है कि ये पुलिस स्टेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये पुलिस स्टेशन है तो ये पुलिस स्टेशन। अब वो चाहे एक कमरा हो, फिर वो चाहे पूरी बिल्डिंग हो, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो एक पुलिस वाला कुर्सी लगा के बैठा हुआ हो। हाँ बेटा, हर तरीके की वैरायटी के पुलिस स्टेशन मिलते हैं हमारे देश में। ठीक है, बड़े से बड़ा मिल जाएगा, छोटे से छोटा मिल जाएगा। ठीक है। तो पुलिस स्टेशन होना या ना होना स्टेट गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन पर निर्भर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसके संबंध में ये डिक्लेरेशन निकाल रखी है या नहीं कि वो पुलिस स्टेशन है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो लोकल एरिया भी उसका स्पेसिफाइड करा जाएगा, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थाना बनाया है तो थाना का जुरिडिक्शन होगा ना कि किस एरिया के ऊपर वो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, कि इसकी में अगर कोई भी क्राइम होगा तो आपको इस वाले थाने में जाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं भी क्राइम हुआ आप किसी भी थाने में जाने लगोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो थाना है जो उस एरिया को कंट्रोल करता है, आप उस थाने के पास जाओगे और वहीं आपका जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरा किया जाए। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, इतना आप अपने दिमाग पर रखो। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन के आगे एक टिक लगा लो, आप सिंगल टिक लगा लो। ठीक है। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन क्या है उसको पढ़ लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 18, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इंपॉर्टेंट, एक्टिंग, इसको पूरे को अंडरलाइन कर लेना है। एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहले आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। देखो बेटा, जब भी कोई सिविल केस होता है, सिविल केस माने कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है या कोई पैसे से लेन देन है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो इंडिविजुअल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। जैसे आप में और मेरे में बीच में केस हो गया किसी बात को लेके, मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे वापस नहीं किए, तो एक सिविल केस बनेगा। यहाँ पे क्या है, हम दोनों बराबर हैं कानून की नजर में। हम दोनों को अपना अपना वकील लेके जाना है अपने खर्चे पे, और वो वकील आपस में लड़ेंगे, फिर हम में से कोई जीत जाएगा। ये सिविल केस होता है। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि मेरे खिलाफ हो सकता है कोई अपराध हुआ, कोई एक्स वाई जेड व्यक्ति है, उसने मेरे साथ कोई अपराध किया, मानो मेरे को मारा पीटा, या फिर मानो मेरे को बहुत भयानक चोट पहुंचा दी, या मेरी किडनैपिंग कर ली थी उसने। तो यहाँ पे भी दो इंसान है, मैं हूं, मेरे साथ अपराध हुआ है, और वो है जिसने अपराध किया है। पर यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब वो जो बंदा है जिसने अपराध किया है उसे हम बुलाते हैं एक्यूज्ड, मुझे बुलाएंगे विक्टिम। पर एक्यूज तो अपना वकील लेके आएगा अपना डिफेंस करवाने के लिए, पर विक्टिम होने के नाते मुझे अपना वकील लाने की जरूरत नहीं है। लाना चाहूं तो मैं ला सकता
पर लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बिहाफ पे जो केस लड़ा जाएगा, किसके द्वारा लड़ा जाएगा? सरकार के द्वारा लड़ा जाएगा। सरकार के जो वकील हैं, जिनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो मेरे बिहाफ पे केस। ठीक है? तो मेरे को अपना वकील पकड़ के लाने की जरूरत नहीं। तो असल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी विक्टिम के बिहाफ पर एक क्रिमिनल केस लड़ता है किसी भी एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ। बस ये सरल भाषा में इसका मतलब है। इसकी जो डिटेल में व्याख्या दी गई है वो कहाँ दी गई है? सेक्शन 18। तो हम जब बीएनएसएस के सेक्शन 18 पे पहुंचेंगे तो उसे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है? तो सेक्शन 18 को आप दिमाग में रखो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक डेजिग्नेशन है, एक पद है। जैसे आप जज की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम दोगे एपीपी वगैरह बनने के भी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के भी। फिर आगे मेहनत करके आप जब आपका प्रमोशन वगैरह हो जाएगा तो आप पीपी भी बन जाओगे, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन जाओगे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में जो जूनियर पीपीज, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एपीपी वगैरह हो, वो भी इंक्लूड होते हैं। वो भी पीपी की डेफिनेशन में ही गिरेंगे एज पर बीएनएसएस। मतलब बीएनएसएस के अंदर अगर लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये करना है या वो नहीं करना है, तो उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो उस पद को संभाल रहा है वो तो बंधा हुआ है ही। उसके अलावा जो जूनियर्स हैं उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, जो उसकी डायरेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं, जो नई नई नौकरी लग के गए हैं, वो भी उस डेफिनेशन में गिरेंगे और उनकी भी वही सारी जिम्मेदारियां होंगी जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होती। ठीक है? तो यहाँ पे बस एक बात याद रखनी बेटा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो है ही डेफिनेशन के अंदर, उसके अलावा हर एक व्यक्ति है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है किसी भी केस के संबंध। ठीक है? चलो, ये हो गई बेटा आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन है सब डिवीजन की। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर दो। सब डिवीजन मीन्स है सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होता है, हमारा जो एरिया है, जो टेरिटरी है किसी भी राज्य की, उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। और जैसे पूरा क्षेत्रफल है, पूरा इतना बड़ा यूपी है, उसको पूरे यू क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? हम उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे एरियाज है उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट के नाम से। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फलाने कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फलाने कमिश्नरेट का जुरिस्डिक्शन है, ऐसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को भी और टुकड़ों में तोड़ना हो, उसको भी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द है सब डिवीजन। क्या शब्द है? सब डिवीजन। ये डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सब डिवीजन। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप करना चाहो आप स्किप करो। अब आती है दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनके आगे आप दो टिक लगाओ। एक है समन केस, ये वाली, और एक है बेटा वारंट केस, ये वाली। अभी विक्टिम को छोड़ो, इन दोनों को पढ़ते हैं, एक्स और जेड को पढ़ते हैं। समन केस और वारंट केस आज थोड़ा सा 5 मिनट खींचूंगा, ठीक है? समन केस और वारंट केस। पहले पढ़ेंगे वारंट केस की डेफिनेशन, बाद में पढ़ेंगे समन केस की डेफिनेशन। वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद, अब हाईलाइट कर लेना, डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। याद करो, इससे पहले भी 2 बार हमने अपराधों को दो दो कैटेगरी में बांटा था। याद करो, सबसे पहला कैटेगरी क्या था? बेलेबल, नॉन बेलेबल। फिर दूसरा कैटेगरी क्या था? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब तीसरी कैटेगरी आ गई है डिवीजन की ऑफेंसेस के बीच में, वारंट केस, समन केस। जिसमें वारंट केस का मतलब होता है ऐसे अपराध जिनके लिए कानून के अंदर जो सजा बताई गई है वो या तो मृत्युदंड है, डेथ पेनल्टी है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, मतलब आजीवन कारावास है, या फिर कोई भी अवधि है, कोई भी ड्यूरेशन है इम्प्रिजनमेंट का जो 2 साल से ज्यादा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये सब क्या है? वारंट केस। तो हर वो केस
जिसमें अपराध जिसकी चर्चा हो रही है उसकी सजा अगर 2 साल से ज्यादा की है, आसान भाषा में बोलूं तो क्लियर कट, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा है तो वो क्या कहलाता है? वारंट केस कहलाता है। दूसरी तरफ एक्स के अंदर सम्मन केस की डेफिनेशन है जो इसकी जस्ट अपोजिट है। सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। मतलब हर केस जो वारंट केस नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? समन केस बन जाएगा। ऐसा कुछ हमने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के संबंध में भी पढ़ा था। हर केस जो कॉग्निजेबल नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल है, ये डेफिनेशन थी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसी तरीके से समन केस की डेफिनेशन क्या है? जो भी केस वारंट केस नहीं है वो बाय डिफॉल्ट समन केस। और वारंट केस का मतलब क्या है? जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा की। तो समन केस का मतलब क्या हो गया? वो केसेस जिनकी सजा या तो 2 साल की है या फिर 2 साल से कम की। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये सब क्या है? समन केस। तो ये तो हो गई बेटा दोनों डेफिनेशन। वारंट केस मतलब जिसमें जो अपराध इन्वॉल्व है उसकी सजा 2 साल से ज्यादा है या फिर डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। समन केस मतलब जिसमें सजा 2 साल या उससे कम। अब इनका प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, समन और वारंट ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी भी एक्यूज को बुलाया जाता है कोर्ट के सामने। अब मानो किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आई है कोर्ट के सामने कि उसने ये फलाना अपराध किया है, उसे बुलाना भी तो पड़ेगा कोर्ट के सामने, उसे लेने भी तो जाएंगे। तो अब उसके खिलाफ वारंट जारी करेगा कोर्ट या फिर सम्मन जारी करेगा, वो इस बात पे ही निर्भर करेगा कि वो वारंट केस है या सम्मन केस। अगर जिस अपराध की शिकायत आई है उसकी सजा 2 साल से ज्यादा की है तो कोर्ट वारंट जारी कर सकता है, और अगर सजा 2 साल से कम की है तो कोर्ट सम्मन जारी करेगा, वारंट जारी नहीं कर सकता। अब ये सम्मन और वारंट में फर्क क्या है? दोनों ही बुलावे हैं, दोनों के अंदर ही ये लिखा होता है कि भाई आपके खिलाफ शिकायत आई है, आपको कोर्ट के सामने उपस्थित होना है फलानी तारीख को फलाने समय पर। फर्क इतना सा है कि वारंट केस में पुलिस अगर चाहे तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करके ला सकती है। मानो पुलिस को लग रहा है कि आएगा नहीं, भाग जाएगा या भागने की कोशिश कर रहा है, तो अरेस्ट कर सकती है। समन केस में ऐसा नहीं। समन केस में उसे पहला मौका देते हैं कि प्यार से ही आ जाए, और अगर वो प्यार से भी नहीं आता है तब उसको अरेस्ट। पर वारंट केस में अरेस्ट करने की पावर होती है पुलिस के पास। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये है बेटा समन केस और वारंट केस। अब एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके बताओ, आर यू ऑल क्लियर? सभी को समझ में आ गया समन केस क्या है, वारंट केस क्या है? तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। अब हमारी मात्र एक ही डेफिनेशन बची है जिसको हम कल शुरुआत में ही कवर कर लेंगे, जो है विक्टिम की। ठीक है, चलो कम से कम आज जो हम लोग टारगेट लेके आए थे उसको हमने कवर करा। बोलते बोलते मेरा गला तो बच गया, बट हम लोगों ने कवर कर लिया, और उम्मीद है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया है। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप जा सकते हो, फ्री हो, मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अपने आप को